तस्बीह। और इस नावल को तहरीर किया है बिया अली ने। आसिफ भी उसी कॉलेज में एमएससी इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का तालिब इल्म था। उसके अक्सर दोस्त उसके सामने खोई लड़की का जिक्र करते रहते थे, मगर उसे इस बात में कोई दिलचस्पी ना थी। एक रोज़ आसिफ दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठा था कि फिर उन्होंने उसका तस्करा छेड़ दिया। उसने उन्हें मना भी किया, मगर वो बाज ना आए। इतने में 3-4 लड़कियां कैफेटेरिया में दाखिल हुईं और उनके सामने वाली टेबल पर आ बैठीं। वो सब महू गुफ्तगू थीं कि आसिफ की नज़र उनमें से एक लड़की पे पड़ी जो इर्द गिर्द से बेनियाज हंसी मजाक से लापरवाह होके अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वो उसे देख रहा था कि उसके कानों में आवाज़ आई, मिस खोई खोई, निकल आओ अपनी दुनिया से। इर्द गिर्द देखो, ये दुनिया बहुत हसीन है, कम अज़ कम तुम्हारी दुनिया से ज़्यादा। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में उसे समंदर की तरह गहरी उदासियां नजर आईं। वो ऐसी उदासियां थीं जिन्होंने उसे जख्मी कर दिया था। वो एक घायल परिंदे की तरह गिरी हुई थी। आसिफ दोस्तों के पास से उठ के उनकी टेबल पर आ गया। यहाँ एक कुर्सी खाली थी, इसलिए उसे बासानी जगह मिल गई। बैठते हुए बोला, हेलो। सब उसे देख के बोली, जी मिस्टर, आप यहाँ कैसे? बताते हैं, बैठने तो दें। मिस्टर, आप खैर से बैठ चुके हैं, आने का मकसद बयान करें। सब हंसने लगीं। मेरा नाम आसिफ है। अच्छा, तो आप हैं हमारे कॉलेज के लायक फाइक स्टूडेंट जिनके कॉलेज में चर्चे हैं। चर्चे? कैसे चर्चे? अच्छा, अब ज़्यादा आजिज़ बनने की एक्टिंग मत करें। आसिफ का मकसद कुछ वक्त गुजारना था, इसलिए बातों में सबको उलझाया। सब बढ़ चढ़ के उसकी बातों का जवाब दे रही थी, मगर साइमा खामोश थी। कुछ देर बाद आसिफ ने उसके मुंह से सिर्फ ये जुमला सुना, क्लास का टाइम हो गया है। ये सुनते ही सब ने किताबें समेटी और खुदा हाफिज कह के वहाँ से उठ गईं। अब वो वहाँ अकेला था। बाकी के दोस्त भी उठकर उसके पास चले आए। सब उसे तंग करने लगे, मगर उसने उन्हें ये कह के खामोश करा दिया कि तुम लोग गलत सोच रहे हो। अब से उसका मकसद उसके बारे में जानना था। चंद ही दिनों की कोशिश से वो उसके बारे में सब कुछ जान गया। उसके बारे में जानने के बाद उसके दिल में दहशतगर्दों को बेनकाब करने की ख्वाहिश और बढ़ गई। माँ के सेहतयाब होते ही आमिर ने दोबारा से काम शुरू कर दिया। आमना भी अपनी रूटीन पर वापस आ गई। शाहिद की मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ने लगी। आमना का खुश रवैया भी उसकी राह में हाइल ना हो सका। वो उसे मोहब्बत का एहसास दिलाने की बहुत कोशिशें करता, मगर हमेशा उसे यही अल्फाज सुनने को मिलते, मैं ऐसा कोई रिश्ता अस्तवार करने के हक़ में नहीं। जब खून के रिश्ते छिन सकते हैं तो वो उसे समझाता, वो सब किस्मत का लिखा था। किस्मत के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। वो तुम्हें छोड़ के नहीं गए, वो तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मगर उसका ख्याल था कि वो जिस रिश्ते को भी कायम करेगी वो टूट जाएगा। उसने कहा, क्यों अंदेशों से हम डरते हैं? ये सच है कि अंदेशे ही सच हुआ करते हैं। उसे यूं उदास और गमगीन देखकर शाहिद ने उसे घर ले जाने का सोचा। आमना ने बहुत बहाने बनाए, मगर उसने उसके बहानों को सिर्फ बहाना ही समझा और उसे घर ले आया। आमना को घर पर देख के इफ़त बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा किया जो आमना को घर ले आए। ज़रा दिल भी बहल जाएगा और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आमना मुस्कुराई। इफ़त ने उसे प्यार करते हुए शाहिद से कहा, अब जल्दी से आमना को घर ले आओ, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि इस घर में भी रौनक आ जाए। शाहिद को यूँ लगा जैसे उसके दिल की बात कह दी हो। मुस्कुरा दिया। इफ़त उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने का कह के खुद किचन में चाय बनाने के वास्ते चली आईं। आमना ने बहुत मना किया, मगर वो कहने लगी, बेटी, बच्चों के लिए ऐसी तकलीफ़ करने से वालिदैन को खुशी मिलती है। तुम मुझसे मेरी खुशी छीनना चाहती हो? उनका जवाब सुनकर आमना को शर्मिंदगी हुई और सोचने लगी कि वो किस कदर खुश मिजाज, खुदगर्ज और बेहिस है। उसे अपनी खुशी के अलावा किसी की कोई परवाह नहीं। मगर फिर ये कह के दिल को दिलासा देने लगी कि वो तो सबको खुशियाँ देना चाहती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती, तो इसमें उसका क्या कसूर? वो सोफे पर बैठी उन्हीं बातों को सोच रही थी और शाहिद उसे देख रहा था। जाने वो दिन कब आएगा जब तुम भी मुझे यूं ही चाहोगी जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरी परवाह होगी, मेरी खुशी का एहसास होगा।
جب عفت آئی تو دونوں کو گمسم دیکھ کے کہنے لگیں، بچے تو شور مچا مچا کے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور ایک تم لوگ ہو گمسم بیٹھے ہو۔ شاہد نے کہا، ماں جی میں تو ایسا ہی کرتا، مگر کیا کروں، ساتھی ہی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ آمنہ نے جلدی سے بات بدلی، آنٹی اب اجازت دیجیے۔ ارے ارے، ایسے کیسے جانے دوں میں بیٹی کو، بیٹھو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ عفت نے اسے نوٹ کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ بالکل پہلے جیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، بس اب اس نے دوسروں کے سامنے آنسو بہانا بند کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے اپنی کہانی سنائی، جو آج تک اس نے بیٹے سے بھی چھپا رکھی تھی، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ اسے یہ سب کہہ ڈالنا چاہیے جو دل میں ہے۔ نعیم عفت کا اکلوتا بھائی تھا، سب کی آنکھ کا تارا، اور اس کی وجہ صرف اس کا اکلوتا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کی عادات و خصائل نے اسے سب کے دلوں میں ایک خاص مقام دے رکھا تھا۔ والدین، دوست، اساتذہ سب اسے بہت چاہتے۔ اس وقت وہ میٹرک کا طالب علم تھا جب وہ ایک روز اپنے دوست کے ساتھ کسی کام کی غرض سے گھر سے گیا اور پھر واپس اس کی میت آئی۔ وہ مر گیا اور اس کا دوست ہمیشہ کے لیے پاگل خانے میں جا بیٹھا۔ ہوا یہ کہ دونوں دوست سیر کرتے کرتے نہر پر پہنچ گئے۔ نہر کو دیکھتے ہی نہانے کا خیال آیا اور اس غرض سے نہر میں کود گئے، مگر نہاتے ہوئے اچانک نعیم گہرے پانی میں چلا گیا اور ایک بڑی سی لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ دوسرا دوست اچھا تیراک تھا، لہٰذا وہ بچ گیا، مگر خود کو دوست کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ والدین بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ عفت اب تنہا رہ گئی۔ چچا نے ترس کھایا اور اپنے پاس لے گیا، مگر وہاں بھی اسے اذیت بھری زندگی کا سامنا رہا، اور پھر جب شادی ہوئی تو 12 سال بعد ہی شوہر اس دنیا سے چل بسا۔ عفت نے نم آنکھوں سے یہ کہانی سنائی، مگر مسکراتے ہوئے کہا، مگر بیٹی، میں اتنے غموں کے باوجود آج بھی زندہ ہوں، اپنے بیٹے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ ماں کی روداد سن کے شاہد نے کہا، امی آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا۔ وہ مسکرا دی۔ آمنہ اس عورت کی ہمت اور حوصلے کو داد دے رہی تھی جس نے اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنے آپ کو زندہ رکھا، اپنے بچے کی خاطر اپنے دکھوں کو سینے میں دفن کر دیا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی جو سب کے چہروں کی اداسیوں کی وجہ تھی، ان کے لیے مصیبت بن چکی تھی۔ خود کو اس ندامت بھرے خیالات سے نکالنے کے لیے اس نے وہاں سے چلنا مناسب سمجھا اور خدا حافظ کہتے اٹھ گئی۔ شاہد اسے گھر ڈراپ کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلایا، اور جب گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو اس نے کہا، آمنہ تمہارے ساتھ بہت سو کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ آمنہ پہلے ہی کافی شرمسار ہو رہی تھی، جواب دیا، آئی ول ٹرائی، مگر اگر کبھی میں آپ لوگوں کے لیے دکھ کا باعث بنوں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کا اتنا کہنا ہی شاہد کے لیے کافی تھا۔ عامر کو جوائننگ کے بعد کسی دوسرے ایریا میں جانے کا کہا تو اس نے بہادر کا سوچ کے اسی علاقے میں جانے کی ضد کی۔ وہ جلد از جلد بہادر سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بہادر مایوس ہو چکا ہوگا، مزید تاخیر اس کے لیے کئی اندیشے پیدا کر سکتی تھی۔ گل خان نے بہادر کی سزا میں اضافہ کر دیا۔ کئی دن اسے کھانے کو سارے دن میں صرف ایک روٹی ملتی رہی، جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ہنٹروں نے اس کی حالت کافی خراب کر دی۔ کئی دن اسے قید میں بھی رکھا گیا، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر پہلے والی تبدیلی آ گئی ہے تو دوبارہ پانی بھرنے کی سزا تجویز کر دی گئی، تاکہ اگر بغاوت کا ذرا سا بھی اثر رہ گیا ہے تو نکل جائے۔ عامر نے جب اسے دیکھا تو پہچان ہی نہ پایا، مگر جب وہ اس کے قریب آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہادر تم، یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کس نے یہ سب کیا ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ پھر بہادر نے اپنے اوپر بیتنے والی ایک ایک زیادتی کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ اپنے اور ان کے بارے میں بھی اسے آگاہ کر دیا۔ عامر کو پہلے ہی شک تھا، اب یقین ہونے کے بعد انہوں نے مل کر ایک منصوبہ تیار کیا۔
बहादुर ने गुल खान को ये खुशखबरी सुनाई कि वो अपने जहन के फतूर को बाहर निकाल चुका है। उसने पहले जैसा बनने का फैसला कर लिया है और फिर से हर काम में भरपूर हिस्सा लेने का तहैया कर लिया। तो गुल खान ने उसकी सारी सदाएं ख़त्म कर दी। आमना आंटी के साथ बैठी टीवी पर टॉक शो देख रही थी, जिसका मौजू भी दहशतगर्दी था। दहशतगर्द कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या वाकई ये मुसलमान हैं? प्रोग्राम में मधु तज्जिया निगारों, दानिशदारों और मुफक्करीन ने अपनी अपनी आरा का इजहार किया। सबकी बातों से आमना ने यही नतीजा आखुज़ किया कि खुदकुश हमला आवर तालिबान के रूप में गैर मुल्की हैं। तालिबान के जो बयानात सामने आए उसमें उन्होंने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ था कि उनकी लड़ाई हुकूमत से है, आम आवाम से नहीं। आमना तो पहले ही ये सोचती थी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान नहीं ले सकता, मगर उसका ये भी ख्याल था कि हो सकता है उनको गैर मुल्की लीड कर रहे हों, लेकिन ये मुकामी लोग ही हैं। मुकामी लोग को इस्तेमाल करके वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की मिसाल कायम करना चाह रहे थे। रिफत ने पूछा, बेटी क्या वाकई ये हम लोग नहीं? उसने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, आंटी मुमकिन है ये हम ना हो, मगर ये हम में से ज़रूर हैं। जब घर का फ़र्द घर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच ले तो चोर आसानी से घुस आते हैं। हम लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। सुबाइयत और तासुब, कीना और बोझ, नफ़रत और लालच और बेअतबारी वो कमज़ोरियां हैं जिनसे मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठा रहे हैं, भाई को भाई के हाथों मरवा रहे हैं। बेटी हमें इन कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए, इंशाअल्लाह ये ज़रूर दूर होंगी। उसे ऐसे लगा जैसे जल्द ही सब अच्छा हो जाएगा। उससे ना सिर्फ उसके भाई की रूह को तस्कीन मिलेगी, बल्कि उसके आंसू भी थम जाएंगे। बहुत सी जिंदगियां भी बच जाएंगी, घर तबाह होने से बच जाएंगे, नौजवान दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनेंगे। अपनी सलाहियतों को तखरीबी कामों में सर्फ करने के बजाय तामीरी कामों पर खर्च करेंगे। आसिफ को सायमा अच्छी लगने लगी। वो जब तक कॉलेज में रहता उसकी नज़रें उसी के ताक़ुब में लगी रहती। घर पर उसके बारे में सोचता रहता, पढ़ाई वढ़ाई भूलकर इश्क और मोहब्बत में पड़ गया। माँ की बातें या तो सुनता ही ना, और अगर सुनता तो समझ ही ना आती, क्योंकि दिमाग में तो वही घूम रही होती थी। माँ उसे देखकर सर पकड़ के बैठ जाती। दोस्तों में बैठे हुए भी उसके ख्यालों में खोया रहता। कैफेटेरिया में जाना अब उसकी रूटीन बन गई, और जब दोस्त इस तब्दीली के बारे में पूछते तो टाल देता। पहले पहल तो वो यही समझता रहा कि वो दूसरी लड़कियों से मुनफरिद है, इसलिए वो उसको अहमियत देता है, मगर उसने अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत का एहसास महसूस किया, और रफ्ता रफ्ता उसे यकीन हो गया कि वो मुनफरिद है। लेकिन वो सिर्फ इस वजह से उसे अहमियत नहीं दे रहा था, बल्कि उसे इम्पोर्टेंस देने की वजह मोहब्बत का जज्बा है। आखिर उसने दोस्तों के सामने इस मोहब्बत का इजहार कर लिया, यार मैं उसे चाहने लगा हूँ। कॉलेज ग्राउंड में बैठे उसने ये खुशखबरी सुनाई तो अजमल और काशिफ खड़े होकर नाचने लगे। अजमल ने कहा, यार हम तो पहले ही कहते थे मगर तू ना माना। काशिफ ने कहा, यार वैसे सायमा है बहुत अच्छी लड़की। आसिफ ने मुस्कुराते हुए बोला, अदब से उसका नाम लिया करो, आखिर को वो तुम्हारे दोस्त की मोहब्बत है, मगर एक मसला है। दोनों ने झट से उससे मसले के बारे में पूछा। मुझे नहीं लगता उसे मुझसे किसी किस्म का जज्बाती लगाव पैदा हो सकता है। एक साथ को तो वो भी फिक्र में पड़ गए, मगर काशिफ ने अपना जहन लड़ाते हुए उसे जज्बाती लगाव पैदा करने के मंसूबे बताए। आसिफ ने बारी बारी उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया। जहाँ भी उसे सायमा बैठी नजर आती फौरन वहाँ टपक पड़ता। तन्हा तो वो उसे कभी ना मिलती थी, दोस्तों के साथ होने की वजह से उसे ये फ़ायदा हुआ कि वो बातों बातों में अपनी बात कह देता और किसी को भी शक ना होता। सीनियर होने की वजह से अक्सर सायमा को कुछ समझना होता तो वो ख़ुद को फ़ौरन हाजिर कर देता। अपनी असाइनमेंट फराहम करने के साथ साथ असाइनमेंट बनाने तक की ऑफ़र करता और जवाज़ ये बयान करता कि सीनियर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जूनियर्स की मदद करें। कैंटीन में बिल पे करने से लेकर अपनी हर किस्म की खिदमत पेश करने तक सारे हरबे आजमाए, मगर हमेशा काशिफ का सहारा लेकर यह फरीज़ा अंजाम दिया जाता ताकि उसे शक न हो। और जब वो ये सब जाए
तो उसे सच्चा इश्क समझे। साइमा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि बुशरा ने उसे इत्तला दी, बेटी तुम्हारे लिए फूल और कार्ड आया है। फूल और कार्ड? ये सुनकर वो परेशान हो गई कि आखिर ये कौन है जो ये सब कर रहा है। कार्ड पर नाम पढ़ना चाहा तो कोई नाम न दर्ज था। आसिफ के सारे हरबे भी उसकी खोई हुई शख्सियत में तब्दीली ना ला सके। वो जान गया कि वो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने देगी। वो अपनी ज़ात के बिखरे ज़र्रों को समेटने को तैयार ना थी। अब उसने उसके और करीब होने का इरादा किया, क्योंकि उसका ख्याल था कि किसी की मौजूदगी हमारी ज़ात में तब्दीली ज़रूर लाती है। गुल खान के आदमी किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे कि रास्ते में एक आदमी को बेहोश हालत में पड़े देखा तो उसे उठा लाए। जब वो होश में आया तो खुद को वहाँ देखकर हैरान हो गया। हम यहाँ कैसे? गुल खान ने जवाब दिया, हमारा आदमी को तुम बेहोश पड़े मिले थे, ये तुमको उठा लाया है। हम कई दिनों से भूखा है, शायद इसी वास्ते चक्कर आ गया। गुल खान ने जल्दी से उसके खाने पीने के लिए मंगवाया और जब वो पेट भर के खा चुका उसने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? गुल खान पहल तो अपने आदमियों को एक अजनबी को उठा लाने पर बहुत गुस्सा हुआ, मगर जब उसके फटे पुराने कपड़े, उलझे बार और भूख और अफलास से मसक चेहरा देखा तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। हमारा नाम असफंद है। सैफुर रहमान ने पूछा, तुम कहाँ से आया है? दूर के गांव से। कई रोज से गांव में मजदूरी तलाश करने के बाद भी कुछ करने को ना मिला तो घर से चल दिया। चलते चलते यहाँ निकल आया कि शायद कोई मजदूरी मिल जाए। गुल खान ने तफ्तीशी अंदाज में कहा, इस वीरान में तुमको मजदूरी क्या खाक मिलेगा? सोचो में इस कदर गुम था कि खबर ही ना हुआ कि कहाँ चला जा रहा हूँ। फिर दोनों ने असफंद के बारे में सोचा कि आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि उसे अपने कैंप में शामिल कर लिया जाए। असफंद को अब उनके बताए हुए उसूलों पर कारबंद रहना था और किसी भी गलती की सूरत में बुरे नताइज को भुगतना था। असफंद को बहादुर की प्लांटोन में शामिल कर दिया गया। असफंद को देखते ही बहादुर खुशी से झूम उठा। आसिफ कैंटीन में बैठा सोच रहा था कि आखिर साइमा के करीब होने के लिए क्या किया जाए। वो अपनी सोचों में गुम था कि साइमा भी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ आ गई। साइमा के बारे में सोचते सोचते उसके जहन में कोई ख्याल आया और वो काशिफ से कहने लगा, यार कल मैं एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया तो एक अनोखा सा इंकिशाफ हुआ। काशिफ ने इंकिशाफ के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, ये कि तालिबान की आड़ में कुछ गैर मुल्की ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। अजमल ने हैरत ज़दा होकर पूछा, क्या? मैं भी इस कदर हैरत ज़दा हुआ था और इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करता अगर चचा ये बात ना बताते। उन्होंने ये बात इसलिए वसूख से की है कि उनके हल्का अहबाब में चंद तालिबान भी हैं। काशिफ ने कहा, तुम्हारे चचा को चाहिए कि वो फ़ौरन पुलिस से राब्ता करें और उन्हें पकड़वा दें। यार ज़्यादा जज्बाती ना हो, पहले मेरी बात सुन लो फिर फैसला करना। ये सच है कि तालिबान पठान हैं। चंद एक मेरे चचा के गांव के करीब ही एक गांव में रहते हैं। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। उनका मौक़िफ़ है खुदकुश हमले वो नहीं करवाते। उनकी जंग चंद उसूलों पर है, चंद कवानीन उनके लिए काबिल कबूल नहीं। अजमल ने पूछा, कौन से कानून, किन उसूलों पर उनको इख्तलाफात हैं? मसलन को एजुकेशन, मीडिया के तो वो सख्त खिलाफ हैं। उनका नज़रिया है कि ये माशरे में बुराई, बेहयाई और फहाशी का बाइस है। वो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शक्ल में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। काशिफ ने पूछा, खुदकुश हमला आवर तालिबान नहीं? उनका तो यही कहना है, मगर ये कहना भी गलत होगा कि सब मुल्क दुश्मन लोग हैं। अगर ऐसा होता तो वो इतने कामयाब ना होते। ये तो सच है, घर का बेदी लंका ढाए। अजमल ने आसिफ की बात की तायद करते हुए कहा, ज़र वो आला है जिससे हर उसूल काटा जा सकता है। हमारे माशरे में दौलत के एवज़ बिकने वालों की कमी नहीं। ये बिके हुए लोग फिर बेबस, मजबूर और मासूम लोगों को ख़रीदते हैं, उनकी मजबूरियों और मासूमियत से फ़ायदा उठाते हैं। जहालत भी एक ऐसा हथियार है जिससे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग जो जहाद के नाम पर सैकड़ों इंसानों की जान ले रहे हैं, हो सकता है उसके सही मफहूम से भी बेखबर हों। बस जो उन्हें बताया जाता है उसे सही समझ लेते हैं। काशिफ ने भी अपना तजर्बा उनके साथ शेयर करना चाहा। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड भी जाहिल वाक़े हुए हैं।
ایک ڈاکٹر ہی کا قصہ سن لو. میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تو حیران رہ گیا. اس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے تھی. جو ہی اس نے سلام پھیرا میں نے اسے بتایا کہ مردوں کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اس نے تھینکس کہا اور بڑے معصومانہ انداز میں بولا مجھے علم نہیں تھا. آصف نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ہم پکی پکائی کھیر کھانے کے عادی ہیں، خود سے پکانی پڑے تو کھاتے ہی نہیں. جو کسی نے بتا دیا سن لیا اور پھر سچ مان لیا.